बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है और यहाँ पर जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो मेथड है मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल। क्योंकि क्वेश्चन ये है सॉल्व यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यू इज़ ए सोल्यूशन। यानी हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन बताया गया है। यानी जो नॉन इंटीग्रल है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है जो इसका सोल्यूशन है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे शुरुआत में और इसे स्टार्ट करेंगे। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले इसको हमें नोट कर लेना चाहिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर हमारा हेयर y इज इक्वल टू जो एक्स क्यूब को दे रखा है इज़ ए सोल्यूशन ये एक सोल्यूशन है और हम लोग जानते हैं अगर ये सोल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। और इसको सेटिस्फाई कराने के लिए आपको क्या करना होगा कि y इज़ इक्वल टू यहाँ पर पुट करना होगा y इज़ इक्वल टू यानी इज़ ए सोल्यूशन देयरफॉर पुटिंग y इज़ इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वी। यानी यहाँ पर v जो हमने अभी लिखा है ये y का रोल अदा करेगा। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उस y की जगह पर डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल v अदा करेगा और हम जब इतना पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो फिर हम डी वाई ओवर डी एक्स क्या रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रखेंगे, इसलिए हम इसको फाइंड कर लेंगे। यानी इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी v का डिफ्रेंशिएशन डी वी ओवर डी एक्स, फिर v को एज एट रख देंगे और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब इतना वैल्यू फाइंड 3 को पहले लिख दें तो इसे लिख देंगे एक्स क्यू डी वी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट 3 को पहले लिख दिया और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वी है और ये डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन हमें ज़रूरत सेकंड डेरिवेटिव की है, वो तब मिलेगा जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग लास्ट इक्वेशन with respect to x we get d टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 को कांस्टेंट को बाहर रखते हुए इसमें फर्स्ट और सेकंड मानते हुए डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखेंगे, सेकंड फंक्शन यानी v का डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम। एक्स क्यूब डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 को पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर को भी और बचा हमारा डी वी ओवर डी एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर देंगे 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स मिला और 3 का इंटू यहाँ पर करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा। वी एक्स लिख दें, ये x भी लिख दें और कुछ टर्म अगर ऐसे हैं कि लाइक टर्म है तो ऐड कर लें। देख रहे हैं कि डी वी ओवर डी एक्स ये 2 बार आ रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ये भी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, ये भी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये 6 टाइम्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आ गया एक्स क्यूब डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 6vx और यहाँ पर ये हो रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 है वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम ये सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। शुरुआत में लिखा था हमने, पुट कर रहे हैं ये वैल्यू उससे मिलने वाली जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव है इस वैल्यू को रख रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमारा सेंटेंस पूरा होता है और इक्वेशन नंबर 1 तब रिड्यूस हो जाएगा इस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा
सबसे पहले तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद d2y/dx² है, वो भी लास्ट में फाइंड किया था, उसको पुट कर देंगे, लिख देंगे। एक्स की उसकी वैल्यू को लिख देंगे, x³ d2b/dx² प्लस 6x² db/dx प्लस 6vx। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है प्लस का x लिखने के बाद dy/dx की वैल्यू हुई जो फाइंड की थी लास्ट के सेकेंड लास्ट इक्वेशन में, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x इंटू देख लीजिएगा हमने जहाँ पर टिक भी किया था तो ये वैल्यू थी x³ dv/dx प्लस का 3x² v। उसके बाद में है यहाँ पर माइनस का 9y है, और y की वैल्यू हम लोग को शुरुआत में ही लिखी थी कि 9 की वैल्यू में y की वैल्यू लिखना है, सॉरी, v यानी x³ इंटू वी रखना है, और राइट हैंड साइड 0। ये इक्वेशन नंबर 1 था, वहाँ पर जो गिवन इक्वेशन था वहाँ पर हमने d2y/dx² की वैल्यू पुट कर दी है, dy/dx की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दी है, और पूरे इक्वेशन x³ से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पूरे लेफ्ट हैंड साइड से x³ को बाहर ले लें, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ये नज़र आ रही हैं कि ब्रैकेट अगर हम यहाँ से बाहर निकालते हैं तो इधर जो है x³ लेना, तो ऐसा करते हैं यहाँ से इस वाली ब्रैकेट से x² ओनली x बाहर लेंगे, x³ बन जाएगा। हालांकि ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इसमें से सिर्फ x कॉमन लेंगे, x³ हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर बचेगा, क्यों एक पावर बाहर ली जा रही, 2 पावर बचेंगी, x² d2v/dx²। वैसे अपनी मर्जी से कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, dv/dx आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें। कई तरीके हैं मैथमेटिक्स, तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। और यहाँ पर भी x³ बना रहे हैं, क्योंकि इस टर्म में हमें x³ नज़र आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हर एक टर्म में x³ आए, तो हम पूरे इक्वेशंस को x³ से डिवाइड कर दें। आपकी जैसे भी सोच हो उस तरीके से कर लें। x है तो x² यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो x³ बन जाएगा, x² बाहर लिए x बचेगा, और dv/dx प्लस का यहाँ पर 3v बचेगा, क्योंकि x² को हम इन टर्म्स में बाहर ले लिया। और लास्ट वाला जो टर्म है माइनस का 9x³ ऐसे दिखा रहे हैं, राइट हैंड साइड में 0। पूरे इक्वेशन को, होल इक्वेशन को x³ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बचेगा x² d2v/dx² प्लस का 6 टाइम्स x dv/dx प्लस का 6v। और बहुत से इसमें लाइक टर्म होंगे जिसको आप क्या करेंगे कि ऐड कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो भी कुछ है। तो हम पूरी होल इक्वेशन को x³ से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9v बचा, राइट हैंड साइड में 0। तो अब इसको और सिंपलीफाई कर लिया जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। फ़िलहाल अभी तो हमें दिख रहा है कि ये एक ही टर्म है इसका, सेकंड डेरिवेटिव का x² d2v/dx² का, प्लस देख रहे हैं कि ये हैं 6 टाइम्स और ये 1 टाइम्स हैं x dv/dx, तो 7 टाइम्स हो गया x dv/dx। और देखेंगे 6b जो है 6 हैं और 3 हैं, तो 9 टाइम्स ही हो जाएंगे, प्लस के और माइनस के भी 9 टाइम्स हैं। सारे टर्म हो चुके हैं, और लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल भी हो गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं x² d2v/dx² प्लस 7x dv/dx, राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है। अब होल इक्वेशन को अगर x से भी डिवाइड कर देंगे तो और सिंपल हो जाएगा, तो x और हम कर सकते हैं d2v/dx², क्योंकि x यहाँ पर भी आ रहा है, तो हमने पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, तो 7 dv/dx। इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बनी है। अब इसको स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव इसका कोएफिशिएंट 1 बना लें, और इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को x से। तो d2v/dx², पहले x से डिवाइड किया था, इसमें से जो कॉमन था हटाने के लिए, अब जो है स्टैंडर्ड फार्म बदलने के लिए प्लस 7/x dv/dx। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि dv/dx का अगर हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे हम
डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेकंड ऑर्डर की है उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने पूरी वैल्यू को मान लिया, यानी हमने पुट कर दिया, पुटिंग dv/dx को पूरा एक मानते हुए इसे p मान लिया या कोई भी वेरिएबल मान लें, और इसका जब हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2v/x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, और ये इधर राइट हैंड साइड में dp/dx हो जाएगा। और देखें ये वैल्यू ये है, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे। इस तरीके हमारा लास्ट का जो इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर का था वो फर्स्ट ऑर्डर को हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसकी जगह पर p रखना है राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पर इन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है, उसको कोफिशिएंट देख लेते हैं। इसको यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, और जब ये आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन dx प्लस का c। तो इस ये मेथड रहेगा हमें इसको सॉल्व करने का। तो आप p की जगह पर ये स्मॉल p अलग है और ये हमारा फार्मूले का जो कैपिटल P वो अलग चीज़ है। तो कैपिटल P की जो वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है 7/x। तो हम इसे इंटीग्रेटिंग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं e⁻ कैपिटल P जो कि 7/x है, और dx यहाँ पर 7 जो कि कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1/x बचेगा। आपको मालूम है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, और मल्टीप्लाई में है तो ये log में पावर में चली जाती है। तो इसे लिख देंगे e⁻ log x⁻7। और आपको ये भी पता है कि e की पावर में log है तो ये हट जाते हैं एक दूसरे से, ओनली x की पावर 7 बचेगा। ये फार्मूले का हमने यूज़ किया डायरेक्ट, तो आप भी करेंगे। x की पावर 7 हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाता है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यहाँ पर तो देखिए राइट हैंड साइड में ये q और p और q जो है वो x के फंक्शन होता है। राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन था x का, अगर ये राइट हैंड साइड में 0 आया है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, या एक और आसान मेथड में थोड़ा माइंड में आया कि आप इसको जो है वेरिएबल को अब यहाँ पर जो सॉल्व हो गया, यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आया है पहले मेरे माइंड हाँ यहाँ पर ये फार्म जो बना लें, यानी राइट हैंड साइड में 0 है, क्यू जो है इसको x का भी फंक्शन मान सकते हैं। एक ये मेथड से हम सॉल्व ही कर रहे हैं, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लें, यानी p को अलग x को अलग, वो सॉल्व कर लें, वो आसान पड़ेगा। थोड़ा सा हमने लॉन्ग कर दिया है, अब हम वापस नहीं जाएंगे, फार्मूला हमारे सामने, इस फार्मूले का लगाएंगे तो y की जगह पर हमारा ये p है। तो p मैथमेटिकली किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए। और फिर क्या होता है राइट हैंड साइड में q का मतलब होता है राइट हैंड साइड में जो भी है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0, ये भी ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, लंबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है तो इंटीग्रेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन अगर ज़रूरत भी पड़ती तो यहाँ पर x के बाद 7 ये है, आराम से इंटीग्रेट भी हो जाता है प्लस कांस्टेंट। और चूँकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा तो दो तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, तो एक को हम c1 मान लेते हैं, आगे c2 मान लेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ तो हमने देखिए पुट ही कर दी है, यहाँ रह गई थी तो वहाँ पर भी x की पावर 7 रख दी है, ये तो 0 हो जाएगा। और 0 का इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट में आप समझिए ये कांस्टेंट जुड़ के c1 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, c1 लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू भी वापस कर दें। p हम लोगों ने माना था और x के बाद 7 को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे। p की वैल्यू को dv/dx माना था, c1 x की पावर 7 हो जाए, क्योंकि x को हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं। अब यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ पर दोबारा से वही बात आ गई सेपरेट करने वाली, जैसे हम पहले बोल रहे थे, लेकिन वहाँ तो नहीं किया। अब यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को, यानी जिस तरफ v है उधर v वाले फैक्टर से ले जाएं, और जिस तरफ x है जिस तरफ dx है उधर x वाले टर्म ले जाएं। लेकिन ध्यान रखें dv और dx होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो dx को न्यूमरेटर में ले गए, c1/x की पावर 7, एनी वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। ये काम हम बोल रहे थे, आप यहाँ पर भी
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस टर्म को आपको राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा और डी के नीचे पी आ जाएगा और इस तरफ माइनस का 7/x में मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेना सेम ऐसे ही जैसे कि अभी हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ। वो मेथड हमने यहाँ पर सेपरेट वाला नहीं लगाया था, उसमें पहले हमने लगाया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे कि मेरे माइंड में आ गया तो उस टाइम एक्स की पावर जी। इसमें भी कोई खास कैलकुलेशन का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ा। अब जो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आएगा उसे हम C2 कह देंगे। 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, C1 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और इसको जब ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर -7 हो जाएगी। आपको मालूम है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर जो होती है वो एक जुड़ जाती है और जितनी पावर होती है उतने ही अपान में आता है, जो कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर -6/-6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है यानी v हमें जो फाइंड करना तो आ चुका है, -C1/6 ये कांस्टेंट आया, इस पावर को प्लस करना है तो अपान में यानी 1/x की पावर 6 लिख दीजिए प्लस का C2। तो इसे आप मिला के एक नया कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अगर C1 लिखना चाहें तो आप इससे पहले अभी जो मान रखा है C1 उसको C' से डिनोट करते हैं ऊपर तक। ये कोई करेक्शन नहीं है, ये कोई गलती नहीं, आप चाहें तो इसको C1 रहने दें, आगे C' मान लें, या फिर डायरेक्ट ये कर लें कि हम रिप्लेस कर रहे हैं -C1/6 को C1 से, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर इसमें भी इस तरीके से C1' को C1 को C1' बनाने में कोई भी हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर ना बनाना चाहें तो आप नेक्स्ट C3 भी कह सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अभी तक जो भी आए थे वो हमने चेंज कर लिए। अब हम यहाँ पर जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में तो इसलिए इस पूरे कांस्टेंट को -C1' को C1 लिख देंगे तो हमारा v की वैल्यू हो जाएगी। ये हमने सेटिंग कर दी है, सेटिंग दिस, तो v की वैल्यू आ गई है C1 इंटू 1/x की पावर 6 प्लस का C2 ये लिखा हुआ है। इस वैल्यू की जगह पर हमने C1 लिख दिया है। जब b हमें मिल चुका है तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमने सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये माना था, तो यहाँ पर v की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, वो आप पुट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ, यानी इसे जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि y था आपका x³ इंटू वी था। तो y x³ तो क्वेश्चन में ही दे रखा था और v की वैल्यू अभी फाइंड कर ली रही है हमने, जो कि C1 इंटू 1/x की पावर 6 प्लस का C2 है। आप x³ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y C1x³ की पावर 6 है और प्लस का C2 इंटू x की पावर 3, ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, अपान में 3 पावर बचेगी, या ऊपर इस पावर को ले जाएंगे तो पावर 3 में से 6 माइनस हो जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी C1x की पावर -3 प्लस C2x की पावर 3। ये यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।